सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स होता है तो उसी के सीरीज में आज मैं 3 टॉपिक कवर कर रहा हूँ। एक तो जनगणना 2027 जो होने वाला है देश में, तो इसके लिए कैबिनेट ने अभी 11,718.24 करोड़ रुपया मतलब कि इसके लिए आवंटित किया है। इसके बारे में मतलब कि इसमें हम लोग देखेंगे कि जो जनगणना 27 है आखिर ये क्या है, इसका क्या संवैधानिक प्रावधान है, इसमें क्या क्या मेन विशेषता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस और क्या इसके सामने चैलेंजेस है। क्योंकि जब आप 71st बीपीएससी मेंस देंगे तो ये मतलब करंट अफेयर्स काफ़ी चर्चा में होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको जोड़ के शॉर्ट भी पूछ सकता है और क्वेश्चन लॉन्ग भी पूछ सकता है। तो आपके ग्रुप में इस टॉपिक का डिटेल में एक आपको हिंदी एंड इंग्लिश में पीडीएफ चला जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को जो मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ इसको देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन दिया गया उसको लिख कर ग्रुप में सबमिट कर दे, कॉपी आपका चेक हो जाएगा। एक और क्वेश्चन अभी चर्चा में है। 5 दिसंबर को जो राज्यसभा में भाजपा के एक सांसद भीम सिंह हैं, उन्होंने एक निजी विधेयक पेश किया और उसमें ये कहा कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना जो धर्मनिरपेक्ष और जो समाजवादी शब्द है इसको हटना चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि ये आपातकाल के दौरान इसमें शामिल किया गया जिसमें कोई विशेष चर्चा उस समय नहीं हुई, तो इसलिए इसको संविधान की प्रस्तावना से हटा देना चाहिए। इस पर भी करेंगे। एक और जो भी हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है मेनली आम आदमी के लिए है, ठीक ना। तो इसी को रेफरेंस बना के इसमें एक क्वेश्चन ये कि सुप्रीम कोर्ट कैसे आम आदमी के लिए है, तो यहाँ से क्वेश्चन एक आपका हो सकता है। 3 करेंगे करंट अफेयर लेंगे और ये काफ़ी चर्चा में, अगर आप पीवाईक्यू देखिएगा चाहे पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो तो वहाँ इस तरह की चीज़ों को पूछा जा रहा है। तो शॉर्ट में मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाकी आपके ग्रुप में इसका जो साइड टॉपिक का मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो भी अभी तक उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं जहाँ कि मैं पर डे न्यूज़पेपर कटिंग शेयर करता हूँ, उसमें आपका हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर मिल जाता है। देन जो भी इम्पोर्टेंट निबंध के लिए जो इम्पोर्टेंट कुछ आर्टिकल या कुछ स्टेटमेंट होता है तो मैं वो भी वहाँ शेयर करता हूँ। आप उसको बारीकी से अगर पढ़ेंगे ना तो जब 71st मेंस देंगे तो बहुत चीज़ें यहीं से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो आइए पहले इस लेक्चर को हम शुरू करते। देखिए जो आपका जो जनगणना 2027 देश में होने वाला है, एक तो पहली बात हमको मेरा लक्ष्य क्या है, 2047 तक हमको एक विकसित भारत बनना है। तो विकसित बनने में हमको क्या है, कुछ कुछ आंकड़ा डेटा चाहिए कि भाई देश में कैसे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक तो आंकड़ा के लिए, दूसरा बात हर एक 10 साल में जनगणना होने का एक प्रक्रिया हमारे देश में होती है। बट 2021 में जनगणना जो होने वाला था तो सरकार ने ये कहा कि कोविड चुकी है तो इसलिए वो जनगणना उस समय नहीं हो पाया और आगे पोस्टपोन होकर अभी 2027 में तो 26 में शुरू होगा, 27 तक इसको संपन्न करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। तो अगर कभी जनगणना पे आपको लिखना पड़ जाए, और जनगणना पर हो सकता है कि ऐसे में भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, जनगणना का क्या महत्व या क्या उपयोगिता या क्या चुनौतियां, एक ऐसे में भी सेक्शन ए सेक्शन बी में भी आ सकता है। तो जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसमें इतना डिटेल चीज़ रहेगा तो आप आराम से कोई भी अगर निबंध अगर आएगा जनगणना पे आप उसको वहाँ से लिख सकते हैं। तो देखिए जनगणना का सिंपल सा मतलब क्या है कि एक तो हर एक 10 साल में सरकार कराती है। और अगर इसका संवैधानिक प्रावधान हम देखेंगे तो एक तो जो जनगणना एक्ट 1948 में इसका एक लीगल फ्रेमवर्क मिलता है सरकार को, और आर्टिकल 246 में भी चूंकि ये केंद्र सूची का विषय है वहाँ से जनगणना एक आता है। और जनगणना इसलिए भी जरूरी क्योंकि जो परिसीमन जो होता है लोकसभा का विधानसभा का जो आर्टिकल 82 है 170 में, तो परिसीमन के लिए भी जनगणना होना क्या है जरूरी। और आप जब देखेंगे तो जो वित्त आयोग जो सिफारिश जो करती है तो उसका आधार कहीं ना कहीं वो जनगणना का लेता है। तो इन सब के लिए भी जो है ना अपना हमारे देश में जो जनगणना जरूरी है, और ये कहीं ना कहीं तरह से आपका हो गया संवैधानिक प्रावधान, ऐसे करके लिख सकते हैं। दूसरा बात ये है कि जो इस बार का जनगणना है तो इसका जो मेन जो विशेषता देखिए क्या है, एक तो पहली बात ये है आपका ये पूरी तरह जो गणना होगा डिजिटल जनगणना होगा। इसमें 2 फेज में होगा, एक में तो हाउसिंग का जो आवास है उसका गणना, दूसरा जो एक्चुअल जो जनसंख्या उसको हम लोग काउंट करेंगे। दूसरा इसमें डेटा की सुरक्षा की बात किया गया, मतलब जो भी डेटा आपका ऑनलाइन लिया जाएगा वो पूरी तरह सेफ और गोपनीय रखा जाएगा। और इसमें कास्ट जाति को भी गिनने की इसमें मतलब कि प्रावधान किया गया है। तो इसका मेन विशेषता इस बार के जनगणना का। बाकी अगर इसका देखिए कोई भी जनगणना हो रहा है इसका सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है, महत्व इसका ये कि पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि जब तक मेरे पास आंकड़े नहीं होंगे कि किसके पास कितना आवास है, कितना फैमिली का साइज है, क्या चीज़ है, तो जब तक मेरे पास कोई डेटा नहीं आएगा तो डेटा के आधार पर हम कोई निर्णय कैसे लेंगे। तो डेटा के तो पॉलिसी मेकिंग में हमको इस तरह की जनगणना काफ़ी मतलब सहायक हेल्प होगा। दूसरा बात कि डेमोक्रेसी को बेहतर करने में भी, और सबसे बड़ी बात है कि संघवाद,
क्योंकि जब ये आपके पास डेटा आएगा तो इसमें वित्त आयोग कुछ इसके आधार पर सिफारिश करेगी, और भी जो आपका लोकसभा का परिसीमन होगा, विधानसभा का परिसीमन होता है, इसमें जो संघवाद को मजबूती करने के लिए भी जनगणना का क्या आती आवश्यक है। और चूंकि हमको इकोनॉमिक प्लानिंग करना पड़ता है, अभी नीति आयोग है, तो जो रिसोर्स एलोकेशन हम करेंगे तो आखिर इसी आधार पे करेंगे, तो इसलिए आपका इस तरह से इसका इंपॉर्टेंस है। हाँ, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियाँ देखिए क्या है मोटा मोटी। पहला बात ये है कि हमारे चूंकि ये पूरी तरह जनगणना डिजिटल हो रहा है, तो बहुत लोग अभी भी डिजिटल से उतना अवेयर नहीं है कि हाँ कैसे होगा। तो डिजिटल डिवाइड हमारे देश में कुछ लोग इंटरनेट से मतलब कि उतना नहीं यूज कर पा रहे, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। दूसरा कि जो इतना बड़ा डेटा होगा उसको गुप्त रखना एक बड़ी समस्या हो सकती है, ठीक ना। और क्योंकि लगभग कहाँ तक मतलब इसमें लाखों कर्मचारी लगेंगे इसको करने के लिए, तो उन सारे को एक ट्रेनिंग प्रॉपर में देना एक बड़ी चुनौतियाँ मेरे ख्याल सामने यहाँ आ सकती है। तो ये 3-4 आपके सामने क्या है चैलेंजेज है। अब इसका जो एक नोट्स जो आपको दिया जाएगा तो उसको मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने सबसे पहली बात कि अगर कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए जनगणना का, तो उसमें आप क्या एक इंट्रोडक्शन क्या भूमिका लिखेंगे, ये आपको यहाँ पे वही कि भारत में जनगणना होता है उसका मेनली क्या है। एक तो पॉलिसी मेकिंग है, दूसरा बात जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है, और जो रिसोर्स एलोकेशन का जो एक फाउंडेशन बेस है जनगणना, ठीक है। बाकी अभी हाल ही में जो मंत्रिमंडल ने जो इतना रुपया दिया है मंजूरी, तो वो चूंकि चर्चा में है तो आप वो लिख सकते हैं। तो भूमिका में देखिए एक तो कुछ बेसिक बातें उस टॉपिक के रिगार्डिंग, साथ ही साथ अगर वो करंट का टॉपिक है आखिर वो चर्चा में क्यों है तो वो बात आप जोड़ दीजिए। और कहीं ना कहीं सरकार का एक लक्ष्य ये भी है कि हमको विकसित भारत 2045 करना, तो ये भी आप उसमें भूमिका में मोटा मोटी लिख सकते हैं। जब आप ऐसे लिखेंगे तो इसमें और भी थोड़ा सा बेहतर इसमें आप कर सकते हैं, ठीक। बाकी इसका क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेसिस है, इसमें आपको 1948 का एक्ट है, फिर आर्टिकल 246 है, 82 आर्टिकल लोकसभा का, 170 विधानसभा का, वित्त आयोग में, ठीक है चीज़ है। उसके बाद आपका जो क्या क्या इसका मेन विशेषता इस सेंसस का कि मोबाइल ऐप से डेटा लिया जाएगा, डिजिटल डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा, पेपरलेस डेटा संग्रह होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा, ये सब है। 2 फेज में इसको कराया जा रहा है, ठीक ना। बाकी इसमें आपका डेटा सुरक्षा की बात की जाएगी, ठीक ना। वह इतना जो लागत का है, क्योंकि देखिए इतना अधिक लागत का मतलब ये है कि 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, ठीक ना। हमको मानव संसाधन को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, इतना बड़ा हमको डिजिटल इन्वेस्टर तैयार करना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी का मामला है। मतलब यह खर्च नहीं बल्कि एक तरह का ये क्या इन्वेस्टमेंट या निवेश है, क्योंकि इसका जो डेटा आएगा उसका एक बड़े लेवल पर प्रयोग कर सकते देश को सामाजिक आर्थिक तौर पे मजबूत करने में। बाकी मैं आपको बता दें इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है वही पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि देखिए अगर अपने पास डेटा आ जाए तो हम टारगेटेड वेलफेयर स्कीम चला सकते हैं, हेल्थ हो जाए, एजुकेशन हो जाए, या जो भी पोषण का चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। डेमोक्रेसी और संघवाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेशन को भी बैलेंस करने का इसका काफ़ी जरूरी है, इकोनॉमिक प्लानिंग में जरूरी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट इसमें आपका अंतिम में हाँ वही जो कुछ जो इसके सामने चुनौतियाँ हैं आप इसको देख सकते हैं। बाकी इसमें आगे का निष्कर्ष में वही आप एक विकसित भारत 2045 को टारगेट में रखते हुए ध्यान रखते हुए आप इसको एक निष्कर्ष क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट आपका जो है कि जब जो इसमें जो राज्यसभा में जो निजी विधेयक जो पेश किया गया कि जो आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द है और जो समाजवादी शब्द को इसको हटना चाहिए। देखिए इसमें क्वेश्चन जो भी बने इसमें देखिए आपका क्या क्या आपके पास जानकारी होना चाहिए कि क्वेश्चन में बना दिया हूँ। क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर एंड सोशलिस्ट शब्दों का बना रहना आवश्यक है? अगर ऐसा 8 मार्च में क्वेश्चन आए तो आप क्या लिख सकते हैं? सिंपल देखिए सबसे पहली बात ये कहीं ना कहीं कहाँ शब्द है प्रेमबल या प्रस्तावना, आप सिंपल सा एक लाइन देखिए कई सारा कॉल में आता है कि शॉर्ट आंसर भूमिका कितने शब्दों का लिखा है, कितना लाइन का लिखा है। देखिए शॉर्ट आंसर भूमिका अगर 2-3 लाइन का आप लिखा है, जैसे कि यहाँ देखिए लिखा है कि प्रस्तावना संविधान की मूल दिशा दिखाती है, डायरेक्शन दिखाती है कि कैसे संविधान चलना है, प्रेमबल शो द कोड डायरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और 42 संविधान संशोधन करिए, ये दोनों शब्द जो है आप इतना लिख सकते हैं। देखिए 2 लाइन भूमिका हो गया ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं कि भाई इसके ये दोनों शब्द रहना चाहिए, इसके आप मतलब कि आर्गुमेंट दीजिए, इसके फेवर में कुछ बोलिए। पहले बात की ये संविधान की स्पष्टता तय करता है, यह दिखाता है कि मेरा देश जो है एक सेकुलर है और सबके लिए सब कुछ समान है, ठीक ना। दूसरा बात ये दोनों शब्द कहीं ना कहीं तो सोशल जस्टिस को बताता है, और सोशलिस्ट शब्द कल्याणकारी राज्य की प्रतिबद्धता को दिखाता है। क्योंकि 1991 के बाद जैसे हमने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया तो वहाँ पे
स्टेट या राज्य या सरकार का थोड़ा सा भूमिका बदल गया, ठीक ना, तो आप इसे कर सकते हैं क्योंकि आपका प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सोशलिस्ट शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, ये दिखा सकते हैं। दूसरा बात यहाँ पे कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी कई सारे निर्णय में ये कह चुकी है कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये आप बताइए, तब इसके अगर जहाँ आलोचना अगर इसको करना, देखिए ऑलरेडी हमारे संविधान में आर्टिकल 14 है, 25 से 30 है, जहां समानता धर्म आज़ादी की बात करता है, और चूंकि ये जो दोनों शब्द जोड़ा गया है तो कहीं ना कहीं आपातकालीन में जोड़ा, इसलिए कई इसके विरोध करते हैं। आप ऐसे करके फेवर में और इंग्लिश में लिख के अंतिम में हाँ कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी कई निर्णय दे चुका है कि नहीं ये हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, अतः इसको जो है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसी को इसको रहना चाहिए, ऐसा कर देखते हैं। दूसरा एक और जो आपका चीज़ें हैं कि अभी जो चीफ जस्टिस का कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट मेनली आम आदमी के लिए है, तो इस कथन के आलोक में न्यायपालिका की जो भी सुलभता है, ट्रांसपेरेंसी है और न्याय प्राप्ति में इसकी भूमिका का आप एक विश्लेषण कीजिए। तो एक आपको मोटामोटी क्वेश्चन एक दे दिया गया। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे ना, हमारे देश की न्यायपालिका जो है, तो न्यायपालिका जो है ना एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है, बल्कि यह न्याय का अंतिम रक्षक है। लास्ट जो है ना आपका जस्टिस का एक कहीं ना कहीं होप है। और समय के साथ सुप्रीम कोर्ट स्वयं एक चीज़ क्या किया है, वो आम आदमी के रूप में, आम आदमी के कोर्ट के रूप में जो अपने आप को क्या किया है, विकसित किया है। जैसे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल देखिए 32 को, आर्टिकल 32 से जोड़ के 71 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। देखिए वही कौन, जब भी आप कभी न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, अगर उसके हर एक डायमेंशन को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। इसलिए जितना मैं बोल रहा हूँ आप मेंस में कीजिए, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अगर आर्टिकल 32 की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे जो संवैधानिक का आपका अधिकार है, क्योंकि वो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अम्बेडकर जी भी कहते हैं। फिर आप देखिए आर्टिकल 21 में कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। आर्टिकल 142 में आपका कंप्लीट जस्टिस करती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब कहीं ना क्या है, ये आम आदमी के ही तो प्रावधान है। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो आपका PIL है, तो PIL में 1970-80 के दशक में जो PIL का जो कॉन्सेप्ट हमारे देश में आया, इससे क्या हुआ, गरीब वंचित जो लोग हैं वहाँ तक न्याय पहुँच पाया है। विशाखा गाइडलाइन जारी हुआ है, ठीक ना, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, बंधुआ मजदूर उसमें मतलब कि फ्री हुए हैं। तो ये सब आपका PIL का मेन मुद्दा है। पर्यावरण का मुद्दा जुड़ता है, राइट टू प्राइवेसी जुड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट है, ये सब आपका शो करता है, ठीक ना। बाकी जो न्यायिक सत्तावाद है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे निर्णय देती है जो कहीं ना कहीं आपका आम आदमी से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो चुनाव सुधार की बात हो जाए या पुलिस रिफॉर्म की बात हो जाए या पर्यावरण प्रदूषण को लेकर कुछ निर्णय हो जाए, ये कहीं ना कहीं आम आदमी से ही जुड़ता है। बाकी आपका 1987 में जो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो आया है वो भी लोक अदालत है, ई कोर्ट है। तो ये सब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रही है, ये बताना चाह रही है कि हम आम आदमी का जो है ना कोर्ट हैं। लेकिन हाँ, या जो हाँ ठीक, लेकिन इसके सामने कुछ कुछ जैसे कि चुनौतियां भी है। जैसे कि मान लीजिए कि ये सब होने से एक चीज़ हुआ कि जो है ना आपका जो डिले इन जस्टिस, मतलब न्याय में देरी हो रहा है, ठीक ना, उसका कैसा केस जो ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक ना, ये चीज़ है। तो है तो अब इसमें आपका इसमें अंतिम जो आगे के राह में यही कि हाँ जो भी चुनाव जो न्यायपालिका में जो भी समस्या उसको दूर करने का जल्द प्रयास करना चाहिए। उसका बाद जो है ना जितनी भी पेंडिंग केसें हैं उसको लोक अदालत या और भी कई तरीके से उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहिए। और हमारा जो कुछ रीजनल बेंच की भी स्थापना जो भी जहाँ भी नहीं है तो वहाँ करके इन सब चीज़ों को और बेहतर करना चाहिए, ठीक है ना। एचसीएल का ट्रांसफर को एक बेहतर दिशा में लेकर जा सकते हैं। बाकी देखिए जो न्यूज़पेपर कटिंग का जो ग्रुप है उसमें आप देखिएगा, एक तो मैं पीटी का भी देता हूँ जिसमें कि नेशनल इंक्लूड होता है, बिहार का भी मैं कटिंग शेयर करता हूँ। बाकी मेंस के पॉइंट ऑफ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल या होता है उसका भी उसमें क्वेश्चन बना देता हूँ। बाकी निबंध के लिए अगर आप इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ, जैसे ये आज का ही देखिए जो है, इसमें एक मैं निबंध से शेयर किया हूँ कि जहाँ प्रेम है वहीं आपका क्या है, जीवन है। तो अब ये प्रेम के टॉपिक पर एक मोटा निबंध बन गया। तो आपको सिंपल क्या करना, आप कुछ कुछ मतलब कि वो सारे डायमेंशन आपको सोचना है कि आखिर इस ऐसे में क्या क्या लिखा जा सकता है। एक और अगर मैं बात आगे करूँ यहाँ पे, जैसे यहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहना है, प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता बल्कि स्वतंत्रता प्रदान करती। जब भी कभी कुछ ऐसे निबंध लिखा तो आप बीच बीच में ऐसे कोटेशन को अगर डालेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, अच्छा होगा।
ये देखिए एक और आया है कि मशीन बना मनुष्य, चूंकि अभी आप जैसे कि चर्चा में है AI, मतलब हमारे लिए मतलब वरदान है या अभिशाप है। तो यहाँ से आप जब इसको जब पढ़ेंगे ना तो बहुत चीज़ें जो है ना आपको चीज़ें समझ में आएगा कि इसमें आपको क्या लिखना चाहिए। अगर आप पीटी की भी तैयारी कर चाहे एडीओ का पेपर दें या 72 का बीपीएससी देंगे तो आप देखिए यहाँ पे इस तरह का करंट अफेयर्स बिहार का भी मैं शेयर करता हूँ। तो आपको सिंपल क्या करना है, मेरा कोशिश ये रहता है कि मॉर्निंग में 11 बजे तक इसको मतलब ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। तो आप कभी भी रात में आधा घंटा इसके निकालिए और एक कॉपी लीजिए, एक उसका नोट्स बनाइए, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको लिखिए और उसको पर डे कीजिए रिवाइज, क्योंकि ये जो ग्रुप आपका है इसमें आपको पर डे मिलता रहेगा, यानी कि कभी बंद नहीं होगा, हमेशा आपको पेपर कटिंग इसमें क्या होगा मिलता ही रहेगा। इसलिए आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, पीटी के लिए, मेंस के लिए, जीएस के लिए, एसए के लिए। ठीक है, चलिए तो हम बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।